Good evening to all of you. हाँ जी विकास, आई एम फाइन. आप सब बताइए, आप सब कैसे हो? ओके, सो आई वाज सेइंग कि आपको अपने माइंड से सभी डाउट, इनसिक्योरिटी सबको निकाल देना है. ये जो प्रिपरेशन है ये अपने आप में ही एक सबसे बड़ा स्ट्रेस है, इसीलिए इसको और ज़्यादा स्ट्रेस मत बनाइए. इस प्रिपरेशन को एंजॉय करिए एंड कंप्लेनिंग नेचर मत रखिए. कंप्लेनिंग नेचर regarding the sources, complaining nature regarding your preparation, complaining nature regarding your schedule, complaining nature regarding anything in your life. इन दिनों के लिए जो आपका अब जो ये मिड जैन है, यहाँ से आपका 28 मई जो आपका टारगेट है, उस टाइम पीरियड तक किसी को भी अपने मन में कोई भी कंप्लेन नहीं लेके आनी है. क्योंकि अभी जो कंप्लेन आनी स्टार्ट हो जाएंगी ना, लिख के ले लीजिए, वो कंप्लेन ऐसी होगी कि वही कंप्लेन आगे जाके आपकी फेलियर का आप एक्सक्यूज़ बना लोगे. क्योंकि हमारा ह्यूमन बीइंग का नेचर क्या होता है कि मेरे से तो कोई गलती हुई नहीं है. हमारी फेलियर भी है तो वो क्या है, वो कोई ना कोई फैक्टर रहा था जिसकी वजह से हुई है, और उसको बुनना आप अभी से स्टार्ट कर देते हो. सो इसीलिए ये जो टाइम पीरियड है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए. पहली एडवाइस मेरी तरफ से ये कि इस टाइम पे जो शेड्यूल आपको बना के दिया है पर डे, उसकी रिवीजन इतनी, किसी का फ़ोन अगर ऑन है तो उसको साइलेंट कर लीजिए, ऐसे डिस्टर्ब होगा फिर. तो अभी आपको क्या करना है, अपना शेड्यूल ऐसे बना लेना है कि इसके अलावा इस टाइम पीरियड पे, मैं हमेशा यही बोलती थी कि आपको 6 डेज अच्छे से पढ़ना है, 1 डे फ्री रखना है. क्यों? क्योंकि ये प्रोसीजर बहुत लंबा है. बट वो एटीट्यूड अभी चेंज हो जाने वाला है. क्यों? क्योंकि प्रीलिम पास आ गया है. तो अभी आपको कंप्लीट 7 डे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है. अब लेजर टाइम जो है वो भी ख़त्म हो गया है. अब अगर आप अदरवाइज किसी भी चीज़ में टाइम देते थे तो इस टाइम पीरियड में सब मोह माया को छोड़ दीजिए. सो अभी आपके पास एक ही मोह है और एक ही माया है, वो क्या है? यूपीएससी. यूपीएससी में भी क्या? प्रीलिम्स. क्योंकि इस टाइम पीरियड पे अपने माइंड को किसी और चीज़ से भटकाना या अदरवाइज कुछ और करना, वो आपके लिए या आपकी जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसको हैम्पर कर सकता है. सो दिस इज़ दी फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जब मैं आपको मोटिवेशन दे रही हूँ, क्योंकि आपका डिसीजन था यूपीएससी करने का, आपका डिसीजन था प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. तो कोई और, अब जब पढ़ा भी रही हूँ, मटेरियल भी दे रही हूँ, तो मोटिवेशन भी मैं ही दूँ या आपके पेरेंट्स दे या आपके फ्रेंड्स दे, तो फिर आपका ड्रीम या आप कहाँ स्टैंड करते हो? तो किसी से भी किसी भी तरीके की एक्सपेक्टेशंस मत रखना. किसी से भी किसी भी तरीके की कंप्लेन की वो आपकी सुने, आपकी एक्सक्यूजेज में आपका पार्ट बने. पता है, आप खुद भी रियलाइज़ करना इस चीज़ को कि क्या होगा ना कि आप अपने अभी से स्टार्ट कर देते हो कि इस बार ना मेरा ये सही से हो नहीं पाया. अभी से बताना स्टार्ट कर देते हो, इस बार मेरे ना ये सब्जेक्ट बाकी बचा हुआ है, इस बार ना मुझे लगता है कि मुझे ये मेरा बाकी है, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से कर लूँगा. वो थॉट्स अभी आने स्टार्ट हो जाते हैं. बट उनको अभी आज ही उनको जो है उनके ऊपर ब्रेक लगा दीजिए. करना है तो करना है. प्रिपरेशन या सिलेबस कभी कंप्लीट होगा ही नहीं. अगर आप अपने आप को ऐसे सोच रहे हो ना कि आप 100% कंप्लीट करके जाओगे, तो वो पर्सन जो 6th अटेम्प्ट, वो पर्सन जो इंटरव्यू दे के भी अब प्रीलिम में बैठा है, सिलेबस उसका भी कंप्लीट नहीं होता है. तो सिलेबस तो किसी का कंप्लीट होगा ही नहीं. और ये भी मत सोचना कि कोचिंग में किसी एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि फिर आप अपने आप को कुएं के मेंढक जैसा बना लोगे. आपका जो कंपटीशन है वो उनसे भी होगा जो कि कितने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें पहले एक्सपीरियंस भी है, जिनका प्रीलिम कभी अटकता ही नहीं है, उनसे भी होगा. सो इस वजह से आप जो भी ओवर थिंकिंग है उसको अभी स्टॉप लगा दो. अपने आप को टाइम ही मत दो कि आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़े. सो इसी नोट के साथ अब आप सब अपने आप को आज जाके एक प्रॉमिस करोगे कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ऑफ क्रैश कोर्स एंड टिल योर प्रीलिम्स, कि 28 मई से तक आने तक आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के अलावा कुछ और सोचोगे ही नहीं. सो कुछ और से मेरा मतलब किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं है. देखिए, लाइफ में सब चीज़ें ज़रूरी होती है. किसी और चीज़ से मेरा मतलब है कि आप कोई डाउट, कोई इनसिक्योरिटी, कोई सोर्सेज की इनसफिशिएंसी, कोई अदर सोर्स, ये कर लेना चाहिए था, वो कर लेना चाहिए था, ये नहीं सोचोगे.
तो उस चीज को आप यहीं एंड लगा दोगे, ठीक है। सो आपको करना क्या है, जो जीएस का आपका सब्जेक्ट हो रहा है उसी का 2 टाइम्स रिवीजन करना है। वो रिवीजन कैसे, आज क्लास खत्म हुआ जाके उसको रिवाइज किया है, फिर नेक्स्ट डे सुबह उठने के बाद, सो दैट कि ये टाइम पीरियड का गैप रहे, और उस टाइम जब आप याद कर रहे हो ना, एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ मैं आपको, क्या करना आप कि पहले आप उसको आंख बंद करके जब बैठे हो पढ़ने, तो जो कल पढ़ा था उसको आंख बंद करके रिवाइज करो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था। फिर बुक को ओपन करो और देखो कि हाँ सेम सीरीज में आपने उसी तरीके से बताया है क्या। अब आप सोचोगे कि मैम आप तो रट्टा लगवा रहे हो। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट द रट्टा। प्रीलिम्स में ये बोला जाता है कि यूपीएससी इतने आस पास के ऑप्शन देता है ना कि आता हुआ हो ना तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हो। सो इस वजह से रट्टा नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि जो आपने याद किया है वो आप उसको रिटेन कितना कर पाए हो। इट्स ऑल अबाउट चेकिंग योर कैपेबिलिटीज, योर माइंड। तो उस तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। अब किसी और का कोई आज ही आप अपना कंप्लेन एक्सक्यूज यहीं बंद करके जाना। मैं ये भी नहीं बोलूँगी मुझे बताना, मैं ये भी नहीं बोलूँगी किसी और को बताना, मैं ये बोलूँगी कि अपने आप को भी नहीं बताना, ठीक है। उसको एंड कर दो यहीं पे, ओके। हाँ जी, लेट मी चेक इन दी ऑनलाइन। हाँ, अभी आपके सभी डाउट्स लेती हूँ मैं रिगार्डिंग दी करंट अफेयर। अच्छा, नहीं मैं आई थिंक फ्रेम में आ रही हूँ ना, पोडियम की ज़रूरत नहीं है, फिर इधर दिखेगा या नहीं दिखेगा। मैं रखूँ पोडियम को बस। हाँ जी, सो अभी हम आ जाते हैं कहाँ, करंट अफेयर पे, ठीक है। देखिए करंट अफेयर ये बोला जाता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में, मेंस में और प्रीलिम्स में इसका सबसे बड़ा रोल रहता है। आप सब मानोगे, जितना स्टैटिक का रहता है उतना ही करंट अफेयर का भी रहता है। बट आज के टाइम पीरियड पे क्या हो गया है, स्टैटिक का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसको फिर आप लिंक करो करंट अफेयर के साथ एंड फिर वो आपको आगे जो है वही रास्ता दिखाता है। सो अब वैसे ही अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो प्रीलिम के लिए मैं आज लेके आई हूँ टू द पॉइंट करंट अफेयर। अब इस टू द पॉइंट करंट अफेयर में मैं क्या क्या सोर्सेज को कवर कर रही हूँ, सो दैट कि आपकी जो इनसिक्योरिटीज है आज ही एंड लग जाए। सो सबसे पहला जो मेरा फर्स्ट सोर्स है, एंड दैट इज द प्राइमरी सोर्स, दैट इज न्यूज़पेपर। एंड एक न्यूज़पेपर नहीं है, 2 न्यूज़पेपर हैं। फर्स्ट वन इज द हिंदू, सेकंड वन इज द इंडियन एक्सप्रेस। तो 2 न्यूज़पेपर, वहां से छोटी छोटी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट है वो है। उसके बाद मार्केट में जितना भी करंट अफेयर का मटेरियल अवेलेबल है उसको कंपाइल करके, उसको सॉर्ट आउट करके एंड किसका कितना ओवरलैपिंग हो रहा है, उसके बाद ये मैंने मास्टर नोट बनाए हैं, टू द पॉइंट नोट। तो अब इतना ट्रस्ट मैं आप सबको दे रही हूँ और इतना आप कर सकते हो कि अब आपको इस करंट अफेयर के अलावा जो मैं आपको फाइल दे रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने या कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अननेसेसरी नहीं करवा रही हूँ मैं कुछ भी, जो भी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से वो वाला मटेरियल मैंने सॉर्ट आउट किया है। अब आप बोलोगे कि मैम जो मार्केट में अवेलेबल है, और अब अगर आप बोल रहे हो कि आपने सब कवर किया है, तो वो तो एक ही मंथ के 80 पेजेस हो जाते हैं, 120 पेजेस हो जाते हैं, और आप तो हमें 40 पेजेस दे रहे हो, तो ये कैसे होगा। तो बेसिकली आप देखोगे कि वहाँ इंटीग्रेटेड होता है प्री प्लस मेंस वाला, ठीक है। एंड ऐसे ही न्यूज़पेपर से अगर नोट्स अगर आप बनाते हो तो प्रीलिम का ना एक दिन का नोट्स 1 पेज या हाफ पेज से ज़्यादा नहीं बनता है। मेंस ओरिएंटेड नोट्स ज़्यादा बन सकते हैं, प्री ओरिएंटेड नोट्स ज़्यादा नहीं बन सकते, इसीलिए आपको टू द पॉइंट जो है नोट्स ये मिल रहे हैं। अब ये नोट्स जो है ये मैं बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको ये मिलने वाले हैं। सो 2 सेक्शन में मैंने नोट्स बनाए हैं। फर्स्ट सेक्शन है अप्रैल टू नवंबर, दूसरा सेक्शन होगा आपका दिसंबर टू अप्रैल। इस तरीके से आपका 1 ईयर का करंट अफेयर जो है ये कवर हो जाने वाला है। अब इसमें भी मैं आपको मंथ वाइज नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है सेम चीज़ें सेम प्लेस पे अगर हो जाती है तो वो ज़्यादा माइंड में रिटेन कर पाते हो, अदरवाइज कि आप इधर उधर से कुछ कुछ चीज़ें कर रहे हो।
तो मैं बना रही हूँ सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज जो है पर हेड मैंने डिसाइड किए हुए हैं, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, स्कीम्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया। सो इस तरीके से जो है मैंने ये डिवाइड किया हुआ है। इसी डिवीजन में आपको सेक्शन वाइज मिलेगा। तो फर्स्ट कंपाइलेशन आपको मिलेगी अप्रैल टू नवंबर की पर हेड, एंड देन आपको मिलेगी दिसंबर टू अप्रैल जो है ये भी पर हेड। और अब इसके बाद जो है आपका करंट अफेयर टोटली जो है कवर हो जाएगा। अब यूपीएससी अंडर द सन कुछ भी पूछ लेता है, सो उस तरीके से आप माइंड को कंडीशन मत करके बैठ जाना, बट आपको उन सब चीज़ों को रिटेन करके उनका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज करना है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली कहीं से कभी कुछ नहीं पूछता है, बट वो इनडायरेक्टली हमेशा पूछता है। तो वो इनडायरेक्ट यूज कैसे होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ आ जाएगा। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको क्या करना है, आपको जस्ट कोई भी पर्टिकुलर थिंग जो आपके पास है वो अच्छे से याद कर लेनी है, देन उसका इनडायरेक्ट यूज आपका हो जाएगा आपके एग्जाम में, आपके पेपर में, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो है होने वाला है। अब मुझे बता दीजिए, और हाँ अब आपको एक और मैं बात आपको बता देती हूँ, ये जो नोट्स हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इनके अलावा आपको ना तो खुद से इनमें से भी शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आप देखोगे काफ़ी शॉर्ट मैंने बनाए हुए हैं, ना तो इनमें से आपको शॉर्ट बनाने की ज़रूरत है, ना ही आपको इनमें से ही फिर नोट्स आप निकालो या इस पर ही कुछ आप लिखो, वो करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं इस तरीके से आपको कंडीशन नहीं करूँगी कि आप जो है अपने माइंड को कर लो कि नहीं हम तो लाइक अब रोबोट ही बन गए हैं या पुतले बन गए हैं कि जैसे हमें मोड़ोगे मैम हम मुड़ जाएंगे, बट ट्रस्ट में बनवाने की कोशिश कर रही हूँ जो आप रख सकते हो, एंड इट्स अप टू यू। बट लेट मी अश्योर यू कि इसके अलावा फिर आपको कहीं और कुछ और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जितना सिंप्लीफाइड हो सकता था उतना मैंने किया है, एंड आई होप अब क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है और बिल्कुल मैंने आपके अकॉर्डिंग ही राइटिंग के हिसाब से किया हुआ है, सो दैट कि आपको टाइट भी ना लगे और ज़्यादा लूज भी ना लगे, तो उसी हिसाब से यू कैन सी इस तरीके से अब आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। सो अब मुझे बता दीजिए आपके कोई डाउट्स या अभी भी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो तो 2 मिनट मैं वो ले लेती हूँ, एंड उसके बाद फिर हम अपना फॉर्मली स्टार्ट करें, क्योंकि इस टाइम पे वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट अ सिंगल मिनट, ठीक है। सो वही जो आपके सिंगल मिनट जो है हाफ एन आवर मिलके वो 1 आवर हो जाता है, टपरी पे चाय पी रहे हैं, उस टाइम पे गप्पे लड़ा रहे हैं, तो उसको भी कम करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड है ये वापस नहीं आएगा, और अगर ये वापस आ पाता तो लाइफ में सब कुछ सही हो जाता। तो इसीलिए टाइम वापस नहीं आता है, ना आपको वापस करवाने देना है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए फॉर द प्रीलिम्स, हाँ अरे वो तो चलेगा ही, वो बिकॉज आपका प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड होता है, वो आपका वीक वाइज होता है ना, दिस इज टू द पॉइंट क्रैश कोर्स का पार्ट है ये आपका। अरे थैंक यू सो मच वरिंद्र। अच्छा दीपिका अभी तो कर सकते हो, टिल योर प्रीलिम्स अभी कर सकते हो। ओके सो नोट्स कहाँ से मिलेगा? एग्जैक्टली रतुल बिल्कुल कर सकता है, इट विल वर्क फॉर द स्टेट पीसीएस। 100% तो नहीं बोलूँगी बट 70%। एग्जैक्टली खुशबू ऐसे ही करना है आपको। नहीं डेली नहीं होगा, ये वीक में 2 टाइम्स होगा। अरे ऑफलाइन में किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, या शर्मा रहे हो या पूछना नहीं चाहते हो? हाँ जी हाँ ओके हाँ वैलिड क्वेश्चन है आपका। इनका क्वेश्चन है कि मैम 1 ईयर सफिशिएंट रहेगा क्या? अब अभी इंटरनेशनल रिलेशन का जो मैं आपको करवाने वाली हूँ उसमें आप देखना कि आई एम प्रोवाइडिंग यू, अभी जो भी न्यूज़ में रहा है, पहले आई एम प्रोवाइडिंग यू दी बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड के देन बाद मैं ऐड कर रही हूँ उसमें समथिंग विच इज़ इन द करंट या रिसेंट में। सो इस तरीके से आप पिछला जितना हो चुका है उसको भी कवर कर रहे हो। सो बाय द वर्ड 1 ईयर व्हेन आई एम सेइंग ना, इट मीन्स
अभी मैं आपको शो भी कर देती हूँ. व्हेन आई एम सेइंग 1 ईयर, तो इट मीन्स जो आपको पोर्शन ब्लू में दिखाई दे रहा है, दिस इज समथिंग बैकग्राउंड में. जो आपको रीसेंट न्यूज़, ये जो आपको पर्पल कलर में दिखाई देगा, हर पोर्शन में पर्पल कलर में आपको एक वर्ड दिखाई देगा इम्पोर्टेंट, एंड पर्पल में जो लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज समथिंग जो कि इस महीने या इस साल में न्यूज़ में रहा है. सो इस तरीके से आप 1 ईयर का नहीं, आप इनडायरेक्टली पीछे का भी कवर कर रहे हो, तो वो इनडायरेक्टली होगा. ठीक है, हाँ जी. अगेन जेठालाल्स लाइफ स्टक, वीडियो स्टक हो गया. मैं वही बोल रही हूँ ना, बिकॉज माई लाइफ इज जेठालाल लाइफ. If you can manage both, then you can. Otherwise, you can only rely upon this. Yes. If you can manage, you can manage. Otherwise, it is sufficient, more than sufficient. Pre-oriented. हो गया? स्क्रीन आई थिंक क्लियर नहीं है. अभी सॉल्व हो गया है, बताइए. स्क्रीन क्लियर नहीं है. अरे अरे टेंशन मत लो, आई एम हेयर, मैंने बोल दिया है. नहीं नहीं, अरे मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैं रुकी हुई हूँ आप सबके लिए. आई थिंक अभी ठीक हो गया होगा. हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर दूंगी. अभी मैं आई थिंक मैंने सिर्फ वही बोला था कि 1 ईयर का नहीं कवर होगा, डायरेक्टली 1 ईयर का हो रहा है, इनडायरेक्टली जो है पीछे के सालों का भी हो रहा है. तो इस वजह से आपको कुछ भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. वो जो माइंड में टेंशन को स्पेस दोगे, उसकी जगह पे आप इसी को जो है 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना, सो दैट कि आपको माइंड में, अगर मैं आपको रात को जगा के भी पूछूं कि आज क्या पढ़ा था, तो आप जो है तेनाली रामा की तरह वो भी सुना दो. ठीक है, ऐसा आपको अपने आप को कर लेना है. ओके, एंड बर्डन नहीं बनाना, हंसते हंसाते हुए पढ़ना है और सबको पढ़ना है. एंड मेरा क्या रहता है कि मेरी इंटरएक्टिव क्लासेस होती हैं, जब तक मैं क्वेश्चन पूछूं और आंसर सामने से ना आए, तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता और ना मैं आपको अच्छा लगने दूंगी. ठीक है, तो इसीलिए अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्मली. सो लेट मी जस्ट टेल यू, आज जो हम सेक्शन करने वाले हैं, हाँ जी ऑनलाइन वालों, करूं स्टार्ट? अभी किसने बोला? ओके, सो आज जो है हम करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल रिलेशंस. सो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको बता दूं मैं, इसका ओवरलैपिंग रहता है इकोनॉमी के पार्ट के साथ भी. क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के पार्ट में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. एंड आप सबने देखा होगा कि अगर आप यूपीएससी का पैटर्न देखे हो, आपने पीवाईक्यूज को देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं. यूनाइटेड नेशन के जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं. सो इंटरनेशनल रिलेशन आपका इसमें हो जाएगा. इस पोर्शन में आपके मेजर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर होंगे और कुछ आपके जो आपका सेकंड सेक्शन होगा ना, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था दिसंबर टू अप्रैल वाला, कुछ उसमें होंगे आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर. ठीक है, सो दोनों को मिला के आपको हो जाएंगे, आपको टेंशन करने की ज़रूरत है नहीं. इसमें आज जो हम कवर करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द साउथ एशियन नेशन, देन यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस, देन हम जियो पॉलिटिकल रिलेशन करेंगे, देन अदर ऑर्गेनाइजेशन. पहले मैं ये करवाने वाली हूँ साउथ एशियन, उसके बाद मैं पहले जियो पॉलिटिकल रिलेशन करवाऊंगी, फिर उसके बाद हमारा यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन, देन अदर. ठीक है, इस तरीके से होने वाला है. सो फर्स्ट हमारा
लेट मी जस्ट चेक कि ऑनलाइन वालों को सही से स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं या मुझे और कुछ। ओके, रनिंग नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जितना आप मेमोराइज कर सको क्लास के साथ मैं बोल रही हूँ उतना आप मेमोराइज करने की कोशिश करो। बट फिर भी अगर किसी की आदत होती है, अगर कोई फिर भी लिखना चाहता है तो वो अपने मन से लिख सकते हैं, मैं रोकूंगी नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन का पढ़ने का अपना तरीका होता है। बट मेरी तरफ से किसी को ना मैं डिक्टेट करने वाली हूँ, ना ही मैं रनिंग नोट्स, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स ही आपको मिलने वाले हैं। आपके असाइनमेंट सेक्शन में ये अपलोड हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो मैं अभी बोल दूंगी तो हो जाएंगे। ऑफलाइन में आप सबको इसका प्रिंट जो है मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर कलरफुल चाहिए तो फिर आप अपना असाइनमेंट सेक्शन से ये फाइल भी ले सकते हो। करूँ स्टार्ट? तो तालियां हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है मैं जो भी बोलूंगी वही करोगे, तालियों की क्या जरूरत थी, तालियों की तो जरूरत ही नहीं थी। चलिए, आपको हिसाब आ गया है ना, वसी आपको हिसाब आ गया इस वजह से। चलिए, सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू द साउथ एशियन, जो हमारा एरिया है वहाँ से। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ एशियन नेशंस में आप मुझे मेजर कुछ कंट्रीज के नाम बता दो, तो आप एक एक करके मुझे बताएंगे। हाँ जी, आप बताओगे। व्हाट्स योर नेम? हाँ जी, विदुषी। हाँ जी, कोई साउथ एशियन कंट्री का नाम बता दीजिए मुझे। अरे इजी एस्केप। हाँ जी, अभी मुझे बताएंगे अली। हाँ, फिलीपींस। ओके, इंडोनेशिया। हाँ जी, आप। व्हाट्स योर नेम? मंजरी। ओके, वियतनाम। ओके, मलेशिया, थाईलैंड, एक लाओस। हाँ बोल दो, देख के बोल दो। सिंगापुर। हाँ जी, पीछे। श्रीलंका। हाँ जी, और बताइए। हाँ जी, अखिल। ओके, सो इट मीन्स आप विजुअलाइज कर लीजिए कि कौन सा वाले एरिया की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो अब सबसे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एशियान। इट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इट मीन्स हम यहाँ पे एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, बट हम जो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब एशियान में कितने नेशंस आते हैं? इसमें टोटल 10 नेशंस आते हैं जिन्होंने ये मिल के ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो ये कब 1967 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था। अब इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के हेल्प से बनाया गया था। ये आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी डिक्लेरेशन आएगी इसका रट्टा लगाना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा। सो बैंकॉक डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू दी एशियान। जो एशियान जो है इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज एट दी जकार्ता, इंडोनेशिया। अब 5 कंट्रीज थी जिन्होंने इसको स्टार्टिंग में बनाया था, दैट इज IMPST। I फॉर इंडोनेशिया, M फॉर, P फॉर, S फॉर सिंगापुर, T फॉर थाईलैंड। सो IMPST, ठीक है। सो इन्होंने 5 ने मिलकर इसको एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद 5 नेशन कंट्रीज जो है वो और ऐड हो गई। वो 5 कौन कौन सी थी? हाँ जी, अभी देखिए यहाँ पे हमारा बचा हुआ है, सिंगापुर आ गया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ब्रुनेई, ठीक है। एंड इसके साथ ही हमारा बचा है इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया होगा, म्यांमार, ठीक है। सो इन्होंने जो है मिलके इसको बनाया। तो अभी ये 10 मेंबर कंट्रीज हैं। अब आप सबने RCEP का नेम सुना होगा। हाँ जी, बता सकते हो क्या है? ठीक है। सो RCEP, बस एक ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, इज इंडिया पार्ट ऑफ RCEP? नहीं। अगर पार्ट होता तो कितनी कंट्रीज होती? 16 कंट्रीज, ठीक है। 16 कंट्रीज होती तो इन 10 के अलावा 6 कंट्रीज और कौन कौन होती? ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। नोट डाउन करिए, जाके आप चेक करोगे, अपने माइंड को प्रोग्राम करोगे एंड इसका आंसर यहीं पे RCEP आपको नोट्स मिलेंगे, खाली स्पेस यहाँ पे है, वहाँ पे आप लिखोगे। इतना काम आपको करना है, ठीक है। RCEP कितनी कंट्रीज हैं?
कौन कौन सी कंट्रीज, और अगर इतना काम दे दिया है तो एक और दे देती हूँ, ईस्ट एशिया समिट जो है उसमें 2 और ऐड हो जाती है, वो कौन कौन सी है, ठीक है। सो ये आपको करके लेके आना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज RCEP कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एंड देन ईस्ट एशिया समिट उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, वो आपको देख के लेके आना है, ठीक है। इतना देख के लेके आओगे। चलिए वापस से यहाँ आ जाते हैं हम। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस व्हेन इट स्टार्टेड 1967, कितनी कंट्रीज हैं 10। कब एस्टेब्लिश हुई थी, ड्यू टू दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब अगर वर्ल्ड में इसका ये जो हम ज्योग्राफिकल रीजन या अदरवाइज इनकी जो इकोनॉमी है उसको देखें तो इट इज दी 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन कंबाइन करके। सो टोटल इस एरिया को कंबाइनली 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी ये स्टैंड कर सकता है। नेक्स्ट इनका टारगेट ये है, जैसे ये बाकी कंट्रीज को भी मिलाते जा रहे हैं, दैट वी वांट टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज 4th लार्जेस्ट बाय 2050। सो ये इनका टारगेट है। अब क्या ये एज अ स्टेटमेंट आ सकता है, तो बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये याद कर लेना। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली इंडिया और एशियान, क्योंकि इंडिया एशियान का, अब ये देखिए हमारा क्या है, हमारा नेबर फर्स्ट पॉलिसी आता है, उसके साथ ही हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी आता है। सो इन दोनों की ही वजह से हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी कंट्रीज हो, हम वहाँ पर एक कोऑपरेशन का एक सेंस बना के रखें। दैट्स वाई हम इनके साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट या रिलेशनशिप बनाते हैं। इसीलिए हमारे इनके साथ जो है फ्रेंडशिप के 30 ईयर्स हो चुके हैं, और अभी हमने 22nd में 30th ईयर जो है सेलिब्रेट किया है। 30th ईयर हमारी फ्रेंडशिप को हो गए हैं, लेकिन फॉर्मली जब हमने बैठ के बातचीत करना स्टार्ट किया तो इस साल 2022 में मीन्स लास्ट ईयर 19th मीटिंग हुई थी इंडिया एशियान की। कहाँ, कंबोडिया में, ठीक है। तो ये याद करना पड़ेगा। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, अर्लियर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम की बात करते थे, इस मीटिंग में हमने SP को चेंज करके CSP बना दिया, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लान या प्रोग्राम या जो है प्रोजेक्ट हो सकता है। उसमें हमने क्या क्या बोला, उसमें हमने 4 सेक्टर्स की बात करी, दैट इज MICF, ठीक है। लिख लीजिए, मतलब लिखा तो मेरे को आदत है बोलने की, लिखना नहीं है वैसे। MICF दैट इज M मैरीटाइम सिक्योरिटी। आप सबको पता है इस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से कौन सी स्ट्रेट आती है, मलक्का स्ट्रेट। सो मलक्का स्ट्रेट जो है वहाँ से ट्रेड हमारा होता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी तो ज़रूरत है नहीं है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी एक पॉइंट होने वाला है। साथ ही साथ इसी मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू क्या इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन तक पहुंच पाता है, सो इसीलिए इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट्स की हम बात करेंगे। अब मैरीटाइम की ही बात की गई है, तो क्या वहाँ पे डाकू डकैत नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, तो हमें उसकी तो ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो है अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी जो है वो सब बात कर रहे हैं, इस वजह से हमें जो है साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ द डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम। क्यों, क्योंकि अब जितनी पेमेंट्स हो रही हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द डिजिटल सिस्टम। सो इस तरीके से ये आपको कर लेना है। अब अच्छे से हो गया ये आपका, तो क्लास में ही साथ साथ आपको याद करते चलना है। एक बार हम एक सेक्शन करेंगे, आपको टाइम दूंगी, फिर वापस से आप पढ़ोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी में जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो वो ये कि जब हमारा 2018 में 25th एनिवर्सरी थी फ्रेंडशिप की, तो उस टाइम पे हमने दिल्ली डिक्लेरेशन जो है ये उस टाइम पे हमने लाइक साइन किया था, या हमने उस टाइम पे उनके साथ अग्री किया था। अब ये दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लिख मैंने क्यों दिया है, क्योंकि बैंकॉक डिक्लेरेशन का क्या कोई रिलेशन हो सकता है दिल्ली डिक्लेरेशन से, हो सकता है। व्हाई, बिकॉज बैंकॉक इज समथिंग रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द एशियन, एंड दिल्ली डिक्लेरेशन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप ऑफ एशियन एंड इंडिया। एंड 25th एनिवर्सरी आप सबको पता है 25th होता है तो क्या आ जाता है, सिल्वर जुबली, तो उस टाइम पे हमने डिक्लेरेशन साइन किया था। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो फर्स्ट डायलॉग पार्टनर रहा है एशियान का, जो कि टूरिज्म सेक्टर में काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको भी पता है। अब आप नॉर्मल सोच के बताइए कितना इजी है इंडोनेशिया थाईलैंड में घूमने जाना, है या नहीं है, तो टूरिज्म सेक्टर को उसी तरीके से जो है प्रमोट करना चाहते हैं। अब आप सब तो गए नहीं हो तो कैसे पता होगा, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट आपको हो गया। नेक्स्ट आता है सार्क। सार्क इज
अच्छा अभी तो वीडियो ओके ओके रमेश आई विल ट्राई. ठीक है. सो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द सार्क, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इट वाज नॉट इन द न्यूज़ बट इट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साउथ एशियन पर्सपेक्टिव. सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें ये लाना पड़ा. अब ये कब एस्टेब्लिश होता है? इट वाज एस्टेब्लिश इन 1985 वेयर इन दी ढाका. ठीक है. अब इसका सेक्रेटरिएट मीन्स कि इनका जो मेन सीटिंग होता है वो कहाँ? दैट इज इन दी काठमांडू, नेपाल. इट इज नॉट इन द न्यूज़, it is not at all active. Why? Due to the you can say the hostile relationship with the Pakistan. And I think all of you are aware about this thing, that what's happening in the Pakistan right now. क्या हो रहा है? Would you say that inflation? Would you say that hyperinflation? So you should say something related to the hunger index. Okay, so it's again a homework for you. You need to check why I am saying you need to see the hunger index. Exactly. Yes. ठीक है. Why you are telling me homework है, बाकी सबको करने दो. So you all need to check the hunger index and the relation between the India and Pakistan इंडेक्स नंबर, कि उसमें क्या इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, क्या कुछ है. Their last summit it held in the 2014. What happened now? The BIMSTEC meeting was going on, and some like you can say the president or some designates, they said that we should also work upon the SARC. So that's why SARC, just the name of the SARC is in the news. That's why वो आपको यहाँ पे ये हल्का सा करना पड़ा. Okay? इतना ज़्यादा important नहीं है, याद करने. 1985 ढाका, काठमांडू नेपाल, and last summit it held in, हर एक को बोलना है तभी याद होगा, 2014. Okay. Next आ जाता है क्या? ब्रिक्स. So BRICS it stands for Brazil, Russia, India, China and South Africa. Okay, so earlier it was not the BRICS, earlier it was only the BRIC. And this term BRIC is used by the Jim O'Neill when in 2001. ठीक है. He just designated these all countries as the word BRIC. अब अगर in general मैं बात करूँ, ओके, एस्टिमेट अगर आप मुझे दोगे कि व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इन नंबर्स, अराउंड ही चाहिए, आई नीड ओनली द अप्रोक्स 8 बिलियन. ओके, सो 8 बिलियन. ओके, 2011 की टर्म के अकॉर्डिंग चलिए हम लेके चलेंगे, बट अदरवाइज अगर 22nd का भी मैं अगर बात करूं, सो हाउ मच शुड बी द इंडियाज पॉपुलेशन? 1.5. 1. ओके, सो एस्टिमेशन आपको भी दोनों को खुश कर देती हूँ. इट्स 1.4 बिलियन, अराउंड 1.4 बिलियन. एंड सम यूज्ड टू से दैट इन अर्लियर in the World Population Report 2019, they said that India will surpass the China in 2027. But in this year, the World Population Report 22nd, they said that India will surpass the China in 2023. So that's why the population of the China is around 1.4 billion. So approx, if I combine both the population of the China and the India, so वो टोटल 2.8 बिलियन के आसपास आती है, एंड दैट इज कंबाइनली 36% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. सो इंडिया एंड चाइना कंबाइनली दे होस्ट द 36% पॉपुलेशन ऑफ द टोटल वर्ल्ड. एंड उनके साथ ये छोटू मोटू कंट्रीज को अगर और मिला दूं तो ये कितना बनता है? 41% पॉपुलेशन, 41% टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन बनती है. So BRICS alone is hosting the population 41% population, and then total world की GDP का 24% वो होल्ड ऑन कर रही है. नेक्स्ट वर्ल्ड ट्रेड का 16% शेयर जो है वो होल्ड ऑन कर रही है. मींस टोटल जो वर्ल्ड का ट्रेड है उसका 16% ये 5 कंट्रीज ही कर रही हैं. अब आप बोलोगे कि मैम सिर्फ 16% और 5 कंट्रीज, वाई? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइना ऑल्सो.
चाइना इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स एंड क्या सिर्फ 16% ही हो सकता है? सो नॉर्मल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल वर्ल्ड का जितना ट्रेड होता है उसकी बात की गई है। अब आप ये देखिए अप्रोक्स, यू जस्ट गिव मी द अप्रोक्सीमेशन कि कितना कंट्रीज होगा इन द टोटल वर्ल्ड? 196, ठीक है, प्रिसाइजली इट्स 196। एंड हु बिकेम द कंट्री, लाइक डेजिग्नेशन किसको मिलता है? किसको मिलता है कि ये कंट्री है? द डेजिग्नेशन प्रोवाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशन इज कंसीडर्ड एज कि ये कंट्री है, वही माना जाता है। ओके, सो अब यूनाइटेड नेशन जिनको भी बोल देता है, तो यू जस्ट थिंक कि 16% अगर ये हो गया है तो अप्रोक्स 84%, एंड 84% इट गोज टू 191 कंट्रीज। तो ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है उस लिहाज से। नेक्स्ट, कंबाइनली अगर एरिया वाइज बात की जाए तो 29.3% ऑफ द टोटल लैंड सरफेस की बात करते हैं। लार्जेस्ट किसके पास है? रशिया के पास। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन हमें करने भी नहीं है, ना यूपीएससी पूछता है, सो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, अपना माइंड को इस टाइम पीरियड पे नंबर्स में मत कंफ्यूज करना कि किसका कहाँ कितना लाइक शेयर है, किस कंट्री का कितना क्या कुछ करती है, वो नहीं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किसका कितना शेयर है, मतलब अपने माइंड को यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंग करिए, अदरवाइज पढ़ने का ओशन बढ़ता चला जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा कब आप आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हो। सो यूपीएससी के पीवाईक्यूज ही आपको ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। यू नीड टू चेक दैट कि इंडिया के साथ किसका, मतलब वो मैं करवा ही दूंगी, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया के साथ किसका क्या ट्रेड रिलेशन है, इंडिया के साथ कौन ट्रेड सरप्लस में है, कौन ट्रेड डेफिसिट में है, ये सब कुछ करना होगा। अदरवाइज किस कंट्री का जीडीपी कितना है, एशियान में है या उसमें है, वही अभी आपका डाउट भी था। हाँ जी, तो वही आपका डाउट भी था, तो वो सब नहीं जो है पर्टिकुलर आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि अननेसेसरी याद करोगे तो नेसेसरी याद करने का टाइम छूट जाएगा। इस वजह से जो नेसेसरी है मैं करवा रही हूँ। ओके, इन्फोग्राफिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं? हाँ जी हाँ, अनुराग, इसके साथ साथ मैं वो भी करवाऊँगी साथ साथ में ऐड करके। अच्छा, क्या हुआ ना कि ये फाइल है ना यहाँ पे कंप्रेस करके डाली है, इस वजह से आपको ये साफ से नहीं दिखाई दे रहे होंगे। जो आपको नोट्स मिलेंगे उसमें एकदम क्लियर है, और जो आपके अपलोड होंगे उसमें भी क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ये भी मैं ठीक से करवाऊंगी। अभी आप मैनेज कर लीजिए लाइक हाउ आई एम मैनेजिंग। ओके, सो अब इम्पोर्टेंट पोर्शन इज दैट जो कि आपका न्यूज़ में रहा हो। जिसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं होगा इसका मतलब वो न्यूज़ में नहीं रहा था। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी 14th ब्रिक्स समिट हुई, जिसका नेम क्या रखा गया? बीजिंग डिक्लेरेशन। वाई? बिकॉज चाइना, एंड चाइना जहां अपना नाम ना रखे उसे मज़ा नहीं आता। तो ऐसे आप याद रखना कि ब्रिक्स की समिट हुई तो कहाँ हुई? बीजिंग, एंड बीजिंग डिक्लेरेशन ही आई। अब उसमें क्या किया गया बीजिंग डिक्लेरेशन में? बीजिंग डिक्लेरेशन में ये बोला गया दैट वी नीड टू सपोर्ट द यूक्रेन, एंड नाउ यू सी द डबल स्टैंडर्ड कि हम दूसरों के साथ तो करके करना पड़ेगा, अदरवाइज यूएनएससी में हम मना कर देते हैं, एब्सटेन कर लेते हैं दैट वी आर नॉट वोटिंग। बट यहाँ बीजिंग डिक्लेरेशन तभी चाइना ने बोला मेरा आगे से नेम आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के उसमें मुझे अच्छा दिखना है। सो दैट्स वाई क्या बोला गया दैट वी आर गोइंग टू सपोर्ट द यूएन एंड द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। यू ऑल ऑफ यू नो कि रेड क्रॉस किस लिए जाना जाता है? रेड क्रॉस किस लिए जाना जाता है? इट्स रिलेटेड टू द रिलीफ सर्विसेज ऑन द वॉर। वेरी गुड, ठीक है। यूजुअली आई हैव अ सिस्टम कि जो अच्छे से आंसर कर देता है ना, आई यूज टू गिव देम 1 पॉइंट, ठीक है। अब लास्ट में जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं उनको मैंने प्रॉमिस किया हुआ है प्रीलिम का मैं एक्सक्लूसिव मटेरियल दूंगी, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। सो फर्स्ट पॉइंट गोज टू यू, ठीक है। इनके लिए तालियां हो जाए। नेम बता दीजिए सो दैट मैं याद रखूं। नेम बता दीजिए। मंजीत, ओके, वेरी गुड। सो उसके लिए होता है, तो इन्होंने बोला है दैट उनके एफर्ट्स को हम हेल्प करेंगे एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द यूक्रेन, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दे थिंक दैट यूक्रेन इज द ओनली विक्टिम, सो दैट्स वाई हमारा सारा एड उन्हीं की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, कंसर्न अबाउट द सिचुएशन इन द तालिबान हेल्ड अफगानिस्तान। सबको पता है अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो हम वहाँ पे भी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है। अब होगी नहीं होगी वो देखने वाली बात है, बट
ये किस में आया है? बीजिंग डिक्लेरेशन में। सो बीजिंग डिक्लेरेशन में दो बात की गई, एक यूक्रेन, दूसरा अफगानिस्तान। इन दोनों से ही रिलेटेड, क्यों? क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन में वॉर चल रहा है एंड अफगानिस्तान में तालिबान लेड जो है अफगानिस्तान ये रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बीमस्टेक। बीमस्टेक की अगर बात करें तो 1997 में अगेन विद द बैंकॉक डिक्लेरेशन। अब आप बोलोगे मैम हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों कंफ्यूज हो जाओगे? क्योंकि एशियान का भी तो यही था एंड बीमस्टेक का भी यही था। तो अभी के लिए जितने आपने करे हैं उनमें आप ये याद करना कि बैंकॉक है, बट जहाँ चाइना आएगा वहाँ वो अपना नाम रखेगा। तो जहाँ चाइना है ब्रिक्स, वहाँ क्या है? बीजिंग डिक्लेरेशन, ठीक है। और इंडिया ने अगर एशियान के साथ कुछ किया, इंडिया कहेगा मेरा भी कहीं नाम ले दो, तो वहाँ आएगा क्या? दिल्ली डिक्लेरेशन। सो ऐसे स्टोरी बना के अपने आप से आप ऐसे याद कर लेना, ओके। उसकी अगर हम बात करें तो इसके कितनी है? 7 मेंबर कंट्रीज है। कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है? यू कैन सी, ठीक है। अब बीमस्टेक की अगर बात करें तो इट इज़ अ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। सो दिस इज दी प्रॉपर जो इसका फुल फॉर्म है। याद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टेट पीसीएस नहीं है कि सेक्टोरल का जो है सेक्टर करके आपसे पूछ लेंगे कि सेक्टोरल भी है एक ऑप्शन में, सेक्टर भी है एक ऑप्शन में, ठीक है। सो ऐसे नहीं करेंगे तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप बोलोगे कि मैम 1997 ये याद करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इस टाइम पीरियड से आप एस्टिमेशन लगा के ना आसपास की चीज़ों का लिंक बना सकते हो एंड ये खुद से फील करके देखना आप ये होता है। इस वजह से आसपास के ईयर याद कर लेने चाहिए सो दैट कि आप एसोसिएशन बना पाओ। अब अगर बीमस्टेक वाले एरिया की बात करें तो इट अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। चाइना नहीं है इसमें, बट इंडिया 1.4 बिलियन को होल्ड ऑन करता है, ठीक है। एंड कंबाइनली जो है इनका जीडीपी 2.7 ट्रिलियन है। अब यू ऑल नीड टू टेल मी इंडिया ने क्या टारगेट रखा हुआ है? 5 ट्रिलियन बाय 2024, ठीक है। 5 ट्रिलियन का उन्होंने रखा हुआ, बट अभी देखिए कंबाइनली इनका कितना मर रहा है? 2.7 ट्रिलियन। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है ये इसी बे ऑफ बंगाल से जाता है। इस वजह से ये बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, इस बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से जाता है। इस वजह से इस एरिया को हमें होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन का पार्ट है ये। क्यों? क्योंकि मलाका स्ट्रेट से इसी के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो ये कितना 1/4 वर्ल्ड के ट्रेड को जो है ये होल्ड ऑन करता है। अब आप बोलोगे मैम इधर से, मैं सिर्फ इधर का नहीं बोल रही हूँ, जो चाइना अपना लेके आता है मलाका स्ट्रेट के थ्रू और जो वो भेजता है अपना, सो उसके लिए भी ये एरिया बे ऑफ बंगाल वाला ही यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है इसमें 6 फोकस एरियाज की बात की गई है। वो क्या क्या है? ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज, ठीक है। सो इनकी बात की गई है। अब हर एक यहाँ के कुछ कोऑपरेटिव एरियाज आते हैं इन द बीमस्टेक। हर एरिया के हर कंट्री ने अपने अपने कोऑपरेटिव एरियाज बताए हुए हैं, वो क्या क्या होने वाले हैं। पहला बांग्लादेश का ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दूसरा भूटान का इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। अब भूटान के पास इतना ज़्यादा पैसा है नहीं, बट भूटान बहुत सुंदर है, पोल्यूशन वहाँ है नहीं, तो इस वजह से सबसे सस्ता क्या पकड़ता है वो? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। इसलिए भूटान ने पकड़ा क्या? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जिनमें दे नीड टू वर्क। सो कोई कोई कंट्री किसी एक एक सेक्टर में कोऑपरेट कर रही है। सो भूटान इज सेइंग दैट आई विल वर्क फॉर द इन्वायरमेंट एंड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अगेन बांग्लादेश इज सेइंग आई वुड डू फॉर समथिंग फॉर द ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब कैसे याद रखना? ऐसे याद रखना कि बांग्लादेश इंडिया भी जो है इसी के थ्रू बे ऑफ बंगाल में भेजेगा, ऐसे याद कर लेना। वाई? बिकॉज गंगा इसी के एरिया से जारी होती है, तो आप याद कर लेना ट्रेड इन्वेस्टमेंट इधर से ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंडिया। इंडिया क्या करेगा? सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि इंडिया इन सबसे बड़ा है, तो इंडिया दादा बन सकता है, तो इंडिया ने कहा मैं बन जाता हूँ, तो सिक्योरिटी मैं दूंगा, ठीक है। सिक्योरिटी के साथ साथ मैं क्या करने वाला हूँ? काउंटर टेररिज्म, ट्रांसनेशनल क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इंडिया कहता है कहीं कुछ होगा कोई बात नहीं, मुझे बताना, मैं अपने गुंडों को भेजूंगा, ठीक है। सो इंडिया अपना भेजेगा। नेक्स्ट हम बात करें हैं म्यांमार की। सो म्यांमार बेसिकली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। म्यांमार, सो यहाँ माँ वर्ड आता है, सो माँ इज समथिंग रिलेटेड टू द फूड, ठीक है। सो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी याद हो जाएगा, ओके। नेपाल, व्हाट, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है क्या? नेपाल।
सो नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में मतलब इंडिया के लोग जो है नेपाल चले जाते हैं तो बिना किसी वीज़ा के, कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। सो ऐसे बोला जाता है, वैसे बोलते थे कि नेपालीज़ को, ठीक है, यूँ बोल देते हैं क्योंकि वो भी अपने यहाँ पे काम करने आते हैं, तो माइग्रेशन वगैरह होता है, तो ऐसे याद कर लेना, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आता है श्रीलंका। सो श्रीलंका जो है, श्रीलंका बोलता है कि मैं यहाँ सबसे अलग अलग बैठा हूँ, फिर भी देख लो मैंने सबसे कनेक्शन बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास असीम शक्तियाँ हैं, तो इस वजह से साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। लास्ट बचता है थाईलैंड। थाईलैंड बोलता है मुझे तो कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरे यहाँ कनेक्शन बनाने आते हैं। सो कनेक्टिविटी। सो इस तरीके से आप जो है याद कर लेना। इज इट ओके और नॉट? याद हो जाएगा। वापस एक बार और रिपीट करिए। बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, एक बार याद करवा देती हूँ फिर वापस से पूछूंगी। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ओके, वेरी गुड। ऑनलाइन में भी आई थिंक याद हो गया होगा। वेरी गुड तेजाक्ष, वेरी गुड। अच्छा रमेश, you just hold on for some minute. I have to take this class in bilingual language. We'll talk to you after the class. You just hold on. We'll talk to you after the class. Don't worry, रमेश। हाँ जी, बिल्कुल PDF मिलेगी, सब मिलेगा। चलिए, याद हो गए ना सबको? सो ये हमारे जो अभी फर्स्ट पोर्शन है साउथ एशियन का, वो हो गया है कंप्लीट। टिप्स पे रट जाना चाहिए, साथ ही साथ इसको बल्कि मत बनाना। जिस दिन जो हो गया वो साथ में याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, वीक में 2 टाइम्स रहने वाली है। नेक्स्ट होगी, पहले वाला सुनूंगी फिर नेक्स्ट करवाऊंगी, ठीक है? ओके। सो आज इतना ज़्यादा हो नहीं पाया है क्योंकि टाइम का भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, उस वजह से भी, एंड साथ में आज फर्स्ट टाइम का मुझे मोटिवेशन भी देना पड़ा, तो वो भी एक रीज़न हो गया। चलिए, अब जिससे पूछूं वो मुझे बताएंगे, ऑनलाइन में हर कोई बताएंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच पार्थ। अच्छा चलिए, अभी क्वेश्चन भी करना है। एंड रमेश, यू प्लीज डोंट वरी, आई विल टॉक टू यू आफ्टर द क्लास। ओके, बोलने के लिए बोला। चलिए, और एक तो मुझे सबके नाम पता होने चाहिए। विदुषी था ना आपका नेम? विदुषी, दूषी। ओके ओके। तो मुझे बताएंगे प्रियांशु। सो मुझे आप बताइए, सार्क का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पे है? काठमांडू, नेपाल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, अभी मुझे बताएंगे सौम्या। सौम्या, आप मुझे बताइए कि ब्रिक जो टर्म है सबसे पहले कहाँ यूज हुई थी? किसने की थी? नेम नहीं जानना चाहती हूँ, जस्ट आप मुझे हल्का सा ही दे दो। जिससे पूछूं वो बताएंगे। ओके, कहाँ से? कब? 2001, ठीक है। सो इट वाज 2001। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑनलाइन वाले ना कभी गलत आंसर कर ही नहीं सकते हैं, नोट्स नहीं है उनके पास। स्क्रीनशॉट तो ले ही नहीं सकते हैं। ओके, चलिए मुझे आप, हाँ जी आप बताओगे। आप एक तो अपना नेम बता दीजिए। हाँ जी, हाँ
अहमद बोले, सैफ बोले, वो चलेगा? हाँ जी। ओके सो आप मुझे, चलिए मैं अहमद ही बोल देती हूँ ये। तो आप मुझे बताएंगे कि म्यांमार में अंडर द बीमस्टेक क्या कोऑपरेशन वो दे रहे थे म्यांमार? कोई फुसफुसाइए मत प्लीज। फूड सिक्योरिटी एंड अखिल दूसरा कौन सा था फूड सिक्योरिटी के साथ ही? एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, वेरी गुड। हाँ जी मानसी। ओके सो मानसी आप मुझे बताएंगे थाईलैंड। मानसी ही था ना, सॉरी निशा, मैं भूल गई। हाँ जी आप ले गए लाइमलाइट, उनसे पूछा था। निशा ओके क्या बोला अभी आपने? कनेक्टिविटी, वेरी गुड वेरी गुड। ओके आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। सो आप मुझे बताइए इंडिया सिक्योरिटी, वेरी गुड। ओके आप मुझे बताएंगे, हाँ जी अमित जी आप बताओगे। सो आप मुझे बता दीजिए अमित जी कि दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है और उसका मेंशन कब हुआ था? हाँ जी वेरी गुड ऑनलाइन में। हाँ जी अमित जी मैं आपका नेम भूल गई हूँ या सही बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ ना? हाँ जी बता दीजिए। ओके हाँ जी आप बताओगे आप? हाँ व्हाट्स योर नेम? आशीर्वाद, हाँ जी बताइए। ओके एंड वेरी गुड 2018 में। ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ, हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी सिर्फ ये 4 ही थे, 4 में याद करने की कोई बड़ी बात नहीं थी। याद करने की बात तब होगी जब 40 बन जाएंगे, ठीक है? चलिए एंड वेरी गुड ऑनलाइन एंड दी ऑफलाइन स्टूडेंट। फिर बोलोगे सिर्फ ऑनलाइन वालों को आप करते हो। एंड पढ़ाई में ध्यान दिया करो, फोटोज क्लिक कर करके ग्रुप्स में मत डाला करो, आपके अलग ही चलते हैं। ओके सो जैसे कि मैंने पहले बोला ऑर्गेनाइजेशन एक बार में नहीं कराऊंगी, वो ज़्यादा लोड हो जाएगा माइंड पे, इस वजह से अब हम शिफ्ट करेंगे, ये करेंगे, वापस से फिर यूएन ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे, ठीक है? चलिए सो हम बात करते हैं क्या जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की। वेरी गुड। सो हम बात करते हैं जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स की। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है एंड ट्रिकी होने के साथ साथ इसमें थोड़े से प्लेसेस इन न्यूज़ एंड नेम्स भी आएंगे। यूपीएससी की हिस्ट्री क्या रही है कि वो ज्योग्राफी का मैपिंग का गड़बड़ कर देती है। कभी उनका मन हो वो डाल देते हैं नेशनल पार्क, नेशनल पार्क में भी इतना माइन्यूट में जाके डिटेल्स कि ना कर पाए। एंड कभी कभी वो क्या करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में जो रहे हैं प्लेसेस उनको डाल देते हैं, और वो भी ऐसे जिनका प्रोनाउंसिएशन ही ना बने नेम्स का, ऐसे नेम डालते हैं कि समझ ही ना आए कि वो एरिया कहाँ से बिलोंग करता है। सो अब इसमें धीरे धीरे एक तो यहाँ होगा ये प्लेसेस इन न्यूज़ वाला पोर्शन, एक आपका ज्योग्राफी में होगा प्लेसेस इन न्यूज़ वाला, और मतलब ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का कंबाइन करके करवाऊंगी। तो वहाँ आपके ये गंदे गंदे से जो नेम होंगे वो आ जाएंगे। अब आप बार बार उनको देखोगे तो उनसे आपको क्लैरिटी थोड़ी आ जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ब्लैक सी ग्रेन डील। सो ये जो ग्रेन डील है ये ब्लैक सी की वजह से ये न्यूज़ में रही है। अब ब्लैक सी का एरिया आप सबको पता होगा, इसको करूँ साइड में। सो ब्लैक, आपको तो वैसे भी दिख रहा था, आप क्यों लाइमलाइट ले रहे हो? ओके सो ब्लैक सी वाला एरिया। अब मुझे कोई बता सकता है कि ब्लैक सी की बाउंड्री कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ओके सो अगर मैं इन जनरल बात करूं, सो यहाँ पे आता है टर्की, टर्की के बाद यहाँ पे आता है बुल्गारिया, देन रोमानिया आता है, यूक्रेन आता है, रशिया आता है, जॉर्जिया आता है। सो ये कंट्रीज हैं जो इसको बाउंड्री कर रही होती है। एंड आप सबको पता होगा कि जो आपका रशिया है उसने क्या किया था, उसने क्रीमिया वाले एरिया को अपने अंडर ले लिया था, इनक्रोच कर लिया था। एक तो वो क्रीमिया वाला एरिया,
दूसरा, यूक्रेन का जो एरिया लगता है, देखिए ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो आप एरिया देख पा रहे हो, इस एरिया पर भी रशियन ट्रूप्स ने जो है कब्जा किया हुआ है। इस वजह से जो ये पोर्ट्स हैं, ये पोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ओडेसा वाला जो पोर्ट है, यहाँ पे 3 पोर्ट हैं, ये अभी मैं बताऊंगी आपको। सो ये पोर्ट से जो सामान जाता था बेसिकली एक्सपोर्ट होता था। सो आपकी कंट्री जो मैन्युफैक्चर कर रही है, वो कंट्री जब कोई अपने प्रोडक्ट को अपने एरिया से दूसरे एरिया में भेजती है, मींस किसी फॉरेन कंट्री में भेजती है, सो दैट इज कॉल्ड एज द एक्सपोर्ट। आप सबको पता होगा, वेरी गुड। सो वो जो एक्सपोर्ट करते हैं, सो वो हैम्पर हो रहा था, वाई? बिकॉज ट्रूप्स नहीं जाने दे रही थी। एंड जो यूक्रेन है, यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। सो बड़ा ये हिस्टेरिया क्रिएट हुआ है कि सब ये बोल देते हैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट, नहीं, यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द व्हीट एंड द रेपसीड एंड द सनफ्लावर, इन सब का जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अब ये एरिया पे जब उनका कब्जा हो रखा है तो वो जाने नहीं देते हैं, इस वजह से ब्लैक सी ग्रेन डील हुई है। एंड इस ग्रेन डील में यू कैन सी टू टैकल द इंक्रीजिंग फूड प्राइसेस ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द ब्लैक सी। तो ब्लैक सी का ब्लॉकेज हो रहा था, बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोर्ट नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है तो मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, अब आप तो खाने को मांगोगे ना, हम नहीं अवेलेबल करवा पा रहे हैं, दैट्स वाई प्राइसेस जो है वो राइज होते जा रहे थे। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने ये डील करी है। किसके बीच में हुई है? बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। वाई? बिकॉज उन्हीं का झगड़ा है और किसी को क्या पढ़ने की ज़रूरत है। बट पूरे वर्ल्ड में या आपके घर में अगर आपका झगड़ा हो जाता है आपके भाई बहन के साथ, तो कोई तो मीडिएशन करवाने आएगा ना, दैट मस्ट बी योर मदर और फादर। बड़ी बहन का तो कोई मानेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से डैडी कौन बनता है सबका? यूएन। तो यूनाइटेड नेशन, अरे यूएस को तो वो क्या ही पूछेंगे, रशिया नहीं पूछेगा। जहाँ रशिया आ गया ना वहाँ यूएस दादा बनने नहीं आ सकता, ये याद रखना। ऐसे ही एसोसिएशन बनाना। तो वन इज गोइंग टू बी दी यूएन। अब दूसरा मैंने रखा है टर्की। तो टर्की को कैसे दादा बनने दिया? क्योंकि ब्लैक सी के इस वाले एरिया में, ब्लैक सी के बाद यहाँ आता है सी ऑफ मरमरा, एंड दैट सी ऑफ मरमरा वो टर्की के कंट्रोल में है। सो अब टर्की भी मैनेज करवाने वाला है, दैट्स व्हाई टर्की इज वन ऑफ द पार्टी ऑफ दिस मीडिएशन। ओके, सो यूएन एंड टर्की एंड रशिया एंड यूक्रेन, फाइन। सो अब अगर हम बात करें तो हुआ क्या है, अब हमने बोला है दैट कि हम सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड करवाएंगे। एक और हमने वर्ड यूज कर दिया, दैट आपसे कोई सिंपैथी नहीं है, हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम ये अलाउ कर रहे हैं, सो दैट कि वर्ल्ड में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो थोड़े कर्टेल हो जाए या कंट्रोल हो जाए। सो वहाँ हम जो है 3 की पोर्ट जो है, अब ये एरिया कहाँ आता है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस एरिया बिलोंग्स टू द यूक्रेन, ठीक है। दीज 3 आर द पोर्ट ऑफ द यूक्रेन, ठीक है। क्रोनोमोस्क है, ओडेसा है एंड पिवडेनी है, ठीक है। ये तीनों नहीं याद होते हैं, इट्स ओके, बट यू नीड टू रिमेंबर द थिंग बाय द स्पेलिंग दैट दीज 3 एरियाज बिलोंग टू द यूक्रेन, ठीक है। एंड यू नीड टू सी, अब ये एरिया आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, अगर मैं इसको और छोटा करूं, अभी नहीं ना, आई नीड टू चेक कि अब से कंप्रेस होके क्वालिटी ना गिरे। सो ये जो यू कैन सी दिस इज द यूक्रेन ना, यूक्रेन का यू कैन सी दिस पार्ट, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द पोर्ट, एंड in this part there are 3 areas, you can see one is the Odessa and one this and one this, ठीक है। 3 dots देख सकते हो ना, ये 3 dots जो हैं these are these 3 areas। मिड वाला ओडेसा है, क्रोनोमोर्क्स है एंड पिवडेनी है, ठीक है। सो these 3 are related to the यूक्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं किससे बिलोंग करते हैं, यूक्रेन से। यूपीएससी का हिस्ट्री रहा है, दे यूज्ड टू आस्क दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, पहले भी उन्होंने पूछे हैं कि दिस इज रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट। सो ऐसे करके वो पूछ लेते हैं, आप याद रखोगे। सो दिस इज द ब्लैक सी ग्रेन डील। हो गया क्लियर? एनी डाउट इन द ऑनलाइन? वेरी गुड, वेरी गुड।
ओके, सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडस वाटर ट्रीटी. सो इंडस वाटर ट्रीटी इज समथिंग रिलेटेड टू द इंडस रिवर. ठीक है, कब हुई थी? 1960 में ये हुई थी. ओके, सो दिस इज द ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. वेरी गुड. एंड अब यहाँ पे भी कोई तो दादा बनने आएगा. सो दैट इज वर्ल्ड बैंक. ठीक है, यूजुअली वर्ल्ड बैंक इज समथिंग रिलेटेड टू द मनी, बट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया था बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान. ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें, सो एरिया वाइज अगर हम बात करें तो एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास नॉर्मली इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर का मेजर देयर आर 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर. ठीक है, कोई बता सकता है? हाँ जी, एक एक करके. ओके ओके ओके, एक एक करके. हाँ जी, आप बताओगे अरुण? झेलम. ओके, हाँ जी, आप बताओगे? हाँ, रावी. ओके, हाँ जी, आप फिर लाइमलाइट ले जाती हो. अरे नहीं, इट्स ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आई एम जस्ट किडिंग. ठीक है, ऐसे तो अली से पूछ लीजिए. हाँ, आपसे पीछे वाले से भी. व्हाट्स योर नेम? मनीषा. तो मनीषा की लाइमलाइट आपने ले ली. दैट्स नॉट गुड. ओके, सो देयर आर बेसिकली 5 रिवर्स, 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर. अब उसमें हम देखेंगे क्या, देयर आर 2 पार्ट्स, ईस्टर्न रिवर एंड द वेस्टर्न रिवर. सो अगर हम बात करें, इंडिया जो है उन्होंने होल्ड किया था ईस्टर्न रिवर को. जब मीडिएशन हुआ था तो इंडिया को ईस्टर्न रिवर दिया गया था, याद रखना पड़ेगा. दैट इज रावी, ब्यास एंड सतलज. एंड देन पाकिस्तान के साथ उनको वेस्टर्न रिवर का दिया गया था, दैट इज इंडस, चेनाब एंड झेलम. ठीक है, बिकॉज इंडस जो है मेन. अब नॉर्मल अगर हम बात करें, दैट्स गुड, जिस तरीके से भी आपको याद हो. सो अगर हम नॉर्मल बात करें तो मेजर पोर्शन आप देख सकते हो क्या कि वाटर का जो कंट्रोल करने वाला एरिया है वो किसके पास चला गया? पाकिस्तान के पास. सीधी सी बात है, बिकॉज रावी, सतलज एंड ब्यास जो है इनके पास इतना पानी नहीं है जितना ऊपर से इंडस रिवर और बाकी सब में आता है. तो सीधी सी बात है, अब हम जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें पाकिस्तान जो है आके परेशान करता ही है. अभी रिसेंट में क्या हुआ है, रिसेंट में यू कैन सी द येलो पार्ट, किशनगंगा डैम एंड द रटेल डैम जो है, ये 2 डैम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है. अब यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगा कि पाकिस्तान किस में परेशान कर रहा है. यूपीएससी पूछ सकता है कि इंडस रिवर के ऊपर कौन कौन से प्रोजेक्ट है, कौन कौन सी रिवर के ऊपर है. तो अभी जो न्यूज़ में थे वो भी, इससे पहले के जो हैं वो भी सारे यहाँ पे आपके कवर हो चुके हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट. यू कैन सी यहाँ पे है ये. ठीक है, इट इज़ ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर. 2018 से ये हम बनाने का वो कर रहे हैं एंड तब से ही इसके ऊपर जो है प्रॉब्लम आई जा रही है. नेक्स्ट, राटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, ये किसके ऊपर है? चेनाब रिवर के ऊपर. अब ये याद करना पड़ेगा, या तो आप अपना कोई स्टोरी बनाओ या तो मैं बनाऊं फिर आप हंसो. ठीक है, सो दोनों ही काम हो सकते हैं. नेक्स्ट इज सलाल डैम, दैट इज ऑन दी चेनाब रिवर. बागलीहार, चेनाब रिवर. देन शाहपुर कंडी, रावी रिवर. एंड उज मल्टीपर्पज, इट इज ऑन दी उज रिवर, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी. सो इट इज द उज रिवर दैट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द रावी. अगेन वापस से देख लीजिए, किशनगंगा, झेलम. नेक्स्ट इज राटेल हाइड्रो, चेनाब, सलाल, बागलीहार, शाहपुर कंडी एंड उज मल्टीपर्पज रावी रिवर. एक और बात, जितना हो सके ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग विथ द एसोसिएशन और द निमोनिक्स. क्यों? क्योंकि अभी तो आपको लगेगा मुझे सारे याद हो गए हैं, बट बाद में आप थोड़े टाइम के बाद अगर पॉज आ जाता है ना या गैप आ जाता है तो भूल जाते हो. सो वो जो है वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से अच्छा होगा आप निमोनिक बना के करें. ठीक है, हो गया ये अच्छे से. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, थर्ड इज द नॉर्थ स्ट्रीम. अब मैं ये नहीं पूछूंगी लोड हो रहा है क्या माइंड पे, थोड़ा थोड़ा करवाऊं. लोड होगा माइंड पे और कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, जानबूझ के ज़्यादा लोड दूंगी क्योंकि लोड आएगा ना इस टाइम पे, तभी आप पढ़ोगे, तभी आप टपरी पे 1 घंटा बर्बाद नहीं करोगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है नॉर्थ स्ट्रीम. सो नॉर्थ स्ट्रीम इट इज ऑल्सो आ प्लेसेस इन न्यूज, इट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू वन एरिया. सो एरिया से ये रिलेटेड है. पहला किसकी हम बात कर रहे हैं, ये रशिया से जर्मनी होते हुए
नेचुरल गैस का पाइपलाइंस बना हुआ है, सो उस पाइपलाइन के थ्रू ये जो नेचुरल गैस जाती है। ये पाया गया कि बोर्नहोल्म वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें लीकेज का पता चला है। सो लीकेज किसकी हुई? मीथेन गैस की हुई। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? द नेम ऑफ द एरिया। बोर्नहोल्म कहाँ या किससे बिलोंग करता है? इट इज रिलेटेड टू दिस एरिया, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू दी रशिया, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ही ये वाला जो जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे दो रीजन और आते हैं, व्योमबोर्ग वहाँ से आता है लुम्बिन तक, एंड उसलुगा वहाँ से आता है ग्रिफ्सवाल्ड तक, ठीक है। आपको सही से दिख जाएंगे ये, चिंता मत करिए। बट ये दो एरिया जो है, दीज टू एरियाज दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू दी रशिया एंड जर्मनी का जो नेचुरल गैस वाला एरिया है, ठीक है। अब आप सबने देखा होगा बाल्टिक सी कहाँ बिलोंग करता है? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, नहीं, डेनमार्क, वेरी गुड, ठीक है। सो ये वाले एरिया से बिलोंग करता है। अब इस एरिया से होकर ये नेचुरल गैस का पाइपलाइन गुजर रहा था। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए ये दो एरिया कहाँ बिलोंग करते हैं? रशिया में। ये दो एरिया कहाँ बिलोंग करते हैं? जर्मनी में। सो अगर एसोसिएशन बनानी आई तो आप बना सको, ठीक है। और ये जो स्ट्रीम है, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन लाइक दैट, recently Nord Stream is in the news, what is it? और ऐसे पास के ऑप्शन दे देंगे कि आप बोलोगे स्ट्रीम क्या हो सकता है, नोड क्या हो सकता है, नोड मे बी रिलेटेड टू समथिंग टू द नॉर्डिक कंट्रीज। स्ट्रीम क्या हो सकता है? स्ट्रीम आप ये सोच लो कि स्ट्रीम इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द ब्लड स्ट्रीम भी हो सकता है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकता है। तो उस टाइम पे जो नहीं पता है तो कुछ भी हो सकता है, और वो कुछ भी होने के लिए आसपास के ऑप्शन भी देंगे। सो इस वजह से आपको अब पता चल चुका है ये क्या है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया एंड बांग्लादेश का रिलेशनशिप्स, ठीक है। अरे नहीं, 4R की क्लास नहीं है। डाउट नहीं है किसी का? ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं क्या इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स की ही। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप्स की बात करें तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमी वाला पार्ट करवाऊंगी, उसमें हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट हम ये लाइक रीजन वाइज प्लेसेस इन न्यूज़ के हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में काफ़ी सारे जो है प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी बात चलती है। क्यों? क्योंकि यही कॉमन एरिया है जहाँ से यू कैन सी कि जो आपका लाइक गंगा रिवर है वो आके जो है वाटर में मिलती है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। सो इस वजह से यहाँ पे कितनी ही रिवर होंगी, हमारे ट्रिब्यूटरीज भी निकली होंगी, कितने हमारे प्रोजेक्ट होंगे जो उनसे इंक्लूडेड या मिलते जुलते होंगे। अगर हम उनकी बात करें तो कुशियारा रिवर जो है इट इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द बराक रिवर, ठीक है। यू कैन सी ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, दिस पोर्शन इज द बराक रिवर, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज द कुशियारा रिवर। सो अब बेसिकली क्या हुआ है, कुशियारा रिवर जो ट्रिब्यूटरी है बराक रिवर की, यहाँ ये रिवर जो है बॉर्डर बनाती है किसके साथ? इंडिया और बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कहाँ? ये पोर्शन आप देखिए, ये पोर्शन इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये जो अभी मैंने रेड में किया है, इतना सा पोर्शन दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा स्टेट हो सकता है? मेघालय इधर होएगा ना, त्रिपुरा। सो इट मीन्स त्रिपुरा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो ये एरिया के साथ बाउंड्री बना रहा है, नहीं बना रहा है? सो आ सकता है ऐसे कि ये इंडिया के साथ कौन सी रिवर बाउंड्री बना रही है, एक स्टेटमेंट की तरह आ सकता है। तो ऐसे आपको भी उसी मतलब आपको यूपीएससी के पीवाईक्यूज देख के अपनी नजरें पैनी कर लेनी है कि वो इस पे ये क्वेश्चन बना सकते हैं, वो इसको ऐसे घुमा सकते हैं। वो कैसे होगा? अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे। नेक्स्ट टाइम से मैं नेक्स्ट क्लास से क्या करने वाली हूँ, मैं कुछ तीन चार पीवाईक्यूज लेके आया करूँगी, स्क्रीन पे आपसे सोल्व करवाने की कोशिश करूँगी, एंड फिर देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चलता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है, बट आपको ये नहीं करना है कि स्पून फीडिंग के भरोसे ही रहो, ठीक है ना, क्योंकि पेपर तो आप ही को देना है।
नेक्स्ट जो है रूपसा ब्रिज जो है ये किसके ऊपर बनाया गया है, रूपसा रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये कुलना मोगला पोर्ट जो है रेल प्रोजेक्ट है उसका एक पार्ट है। सो अब ये एरिया भी किससे बिलोंग करते हैं, दिस एरिया दे बिलोंग्स टू दी बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट खुलना दर्शाना रेलवे लिंक प्रोजेक्ट बनाया गया है, ये बनाया गया है दो रीजन के बीच में। पहला है गेड़ी दर्शाना जो किससे किससे बिलोंग करता है, इंडिया से। नेक्स्ट खुलना जो कि किससे बिलोंग करता है, बांग्लादेश से, ठीक है। हम चाहते हैं कि देश जो है खुल जाए, तो खुलना इज रिलेटेड टू दी देश बांग्लादेश एंड गेड़ी दर्शाना इंडिया। सो इंडिया के लोग ही गेड़ी मारते हैं, दर्शन करते हैं, तो दैट इज रिलेटेड टू दी इंडिया, ऐसे आप याद रख लेना। नेक्स्ट अब आ जाता है क्या, इंपॉर्टेंट पार्ट। इंपॉर्टेंट पार्ट इज समथिंग विच इज इन द न्यूज। सो मैरीटाइम एक पावर प्लांट जो है रामपल जो है खुलना में बनाया गया है, जो कि किसके बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। खुलना किसको बिलोंग करता है, बांग्लादेश को। एंड वहां पे क्या बना रहे हैं, मैत्री। अब यहाँ से एक और बात याद रखिए कि मैत्री एक ये डिफेंस का एक्सरसाइज भी होता है, दैट इज बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। यस एग्जैक्टली, तो इट इज समथिंग रिलेटेड टू द इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इस वर्ड से आप एसोसिएशन बना लेना। एंड ये एक पावर प्लांट है कहाँ पे, खुलना में, और ये बनेगा किसकी हेल्प से, इंडिया बांग्लादेश दोनों की हेल्प से, पर एस्टेब्लिश कहाँ है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं, अर्लियर फैनी ब्रिज रहा है, एक रेलवे लिंक रहा है। फैनी ब्रिज जो है ये दो के बीच में है, सबरूम एंड रामगढ़ के बीच में। रामगढ़ है बांग्लादेश का एंड सबरूम है त्रिपुरा, ठीक है। सो हम सबको पूरा रूम देते हैं, सो इंडिया देता है क्योंकि इंडिया सबका ध्यान रखता है ना। सो उसी तरीके से सबरूम इज रिलेटेड टू त्रिपुरा। सो आप अपना एसोसिएशन बना के याद कर लेना। नेक्स्ट रेलवे लिंक की हम बात करें, चिलाहटी एंड हल्दीबरी। हल्दी किससे बिलोंग करती है, इंडिया से, तो हल्दी इंडिया का ही क्या है, डेटोल है। तो हल्दीबरी इज रिलेटेड टू दी इंडिया एंड चिलाहाटी इज बांग्लादेश। क्यों, क्योंकि बांग्लादेश जो है अभी चिल्ला रहा है, ठीक है। सो चिलाहाटी इज रिलेटेड टू दी बांग्लादेश, ऐसे आपको याद कर लेने हैं। तो मैं अभी स्क्रीन पे 2 सेकंड को इसको रोक दे रही हूँ, एक बार इसको देख लीजिए, फिर उसको फिर 1-2 मैं पूछूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पीवडेनी, आदित्य लिख के फायदा नहीं होएगा। हाँ जी करूँ ऊपर, देख लिया है। हाँ जी ऑनलाइन में तो साफ दिखाई दे रहा होगा ना। एंड अपना रीडिंग स्पीड भी इस टाइम पे रेज करनी है। अगर स्लो होगे ना तो स्लो लर्नर बने रह जाओगे। बाकी 1 घंटे में 4 चैप्टर कर लेते हैं, आप 1 घंटे में 1 कर रहे हो, तो वो नुकसान है। हाँ जी हाँ, अनु बताने वाली हूँ अभी, होल्ड ऑन। हो गया। दिख रहा है पीछे, पीछे दिखाई दे रहा है, नहीं तो एक काम करो, ऑनलाइन भी स्टार्ट कर लिया करो ना। आगे सीट रहती है, पहले आओ पहले पाओ। ओके सो अनु, ये प्लेसेस की हम बात कर रहे थे। लुम्बिन है एंड ग्रिफ्सवोल्ड है, दैट इज इन द जर्मनी। एंड व्योबोग है एंड उस्लुगा है, इट इज इन दी रशिया।
हो गया? दैट इज डिफरेंट। कुशीनगर। अच्छा अच्छा, हाँ सही है। हाँ जी, हो गया? हो गया? हाँ जी, हाँ जी आफ्ताब। चलिए, अच्छा नहीं, वो होगा, अलग से करवाऊंगी मयूरी, इस वजह से यहाँ पे मैंने शॉर्ट में करवाया, ज्योग्राफी में करवाने वाली हूँ। होल्ड ऑन, सब मिलेगा। चलिए, मैं ओके, इरशाद है ना? हाँ जी, इरशाद। तो आप मुझे बताएंगे रुपसा रिवर जो है, सॉरी ब्रिज, उससे रिलेटेड किसके बीच में है, कहाँ है, क्या कुछ है? ओके, किस रेल प्रोजेक्ट का पार्ट है वो? ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, इस बार लाइमलाइट मैं दे रही हूँ। हाँ जी, इस बार नहीं लोगे। इट्स ओके। हाँ जी, आप बताओगे? दिनेश। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो अभी मुझे बताएंगे, हाँ जी आदित्य आप बताएंगे, तो आप मुझे बता दीजिए फेनी ब्रिज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके नीलेश। नीलेश मुझे बताइए, चिलाहाटी जो है वो कहाँ है? बांग्लादेश। हाँ जी अभय, मुझे बता दीजिए कि जो ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी वो किसने मीडिएट करी थी? हाँ, आराम से आराम से। यूएनएससी। हाँ जी, आप बताओगे? आप अपना हाँ, नेम बता दीजिए एक बार। मैं अमन। हाँ जी, किस किस? यूनाइटेड नेशन एंड टर्की। ठीक है, हाँ गुड गुड, वेरी गुड। ओके, सो अब मुझे बताएंगे, हाँ जी आप बताओगी? यस, तो आप मुझे बता दीजिए कि इंडस रिवर ट्रीटी जो हुई थी उसमें जो इंडिया है उसको किस रिवर का होल्ड मिला था? वेरी गुड। इंडस ट्रीटी कब हुई थी? हाँ, नेम ही भूल गई हूँ, देखो मैं आपका। किशोर, हाँ जी। हाँ, 1960 राइट है? सही है? किसने मीडिएट किया था? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, आप बताओगे? आप, मैं नेम भूल गई हूँ, नहीं सौम्या। हाँ, हम्म, रिया। हाँ जी रिया, तो आप मुझे बताओगी कि बागलीहार जो है डैम वो किस रिवर के ऊपर है? हाँ,
बता दो। ओके, सो नॉर्ड स्ट्रीम क्यों न्यूज़ में था? लुम्बिन। ओके, इट्स ओके। हाँ जी, आप बताओगे। लीकेज। ओके, कौन से एरिया में हुआ था? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, सो with this note we have to end this class today. आज थोड़ा शॉर्ट हो गया ड्यू टू दी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसमैनेजमेंट। आप नोट्स आपको इसके मिल जाएंगे, अभी मिलेंगे, अभी आप बाहर जाएंगे तो आपको मिलेंगे। अपलोड हो गए होंगे इसके नोट्स, ठीक है? आप सब चेक कर लेना, वहाँ आपको कलरफुल मिल जाएंगे, इधर आपको बिना कलर के नीरस मिलेंगे, ठीक है? एंड ऐसे ही वीक में 2 डेज हमारा क्लास होने वाला है। स्ट्रेस नहीं लेना है, लाइटली पढ़ना है, बट पढ़ना है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर टुडे। ओके।